नमस्कार और स्वागत है आपका शिक्षक जी एचआर टॉक्स पॉडकास्ट में। इंडिया का एकमात्र एचआर पॉडकास्ट जो बना है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए, और वो भी 2 भाषाओं में आपको प्रस्तुत किया जाता है। मैं हूं आपका होस्ट चिराग, और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिसको सुनते ही आप हैरान या परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लायंस। हेलो डॉक्टर विवेक सर, वेलकम टू दिस एपिसोड। और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लायंस पे। थैंक यू चिराग जी। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से ऐसे एक जागरूक विषय को उठाने के लिए जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज किए रहते हैं, और यह है स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस। लोगों को लगता है कि समय आएगा तो देखेंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे, बड़ी कंपनी बन जाएंगे तब देखेंगे। तो ये जो स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस है एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आज आपने इस विषय को शुरुआत की है, डिस्कस किया है, आगे बढ़ा रहे हैं हम इस चीज़ों को। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डेफिनेटली, और इसके ऊपर विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्युटली सर। सो मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही ये वर्ड स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस बिजनेस ओनर सुनते हैं तो उन्हें या तो पसीने छूटते हैं या तो फिर उन्हें मिठाई का डिब्बा या लिफाफा याद आ जाता है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में सर? हाँ जी, मतलब लिफाफे से सस्ता कुछ नहीं हो सकता है ना। तो मतलब अब लिफाफा से ही काम चल जाए तो फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये होता है ना कि फिर क्वेश्चन ही आता है कि कितने लिफाफे, फिर दौड़ चालू होता है लिफाफों का। ये चीजें हमको अवॉइड करनी है। मिठाई के डब्बे की बात करिए, भाई दिवाली में मिठाई के डब्बे सही चल जाते हैं, लेकिन अब हर महीने ही मिठाई के डब्बे जब चलने लगते हैं तो भाई कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा जो है वो भी नुकसानकारक हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। तो इसीलिए हमें बड़े ध्यान से ये चीज़ें ध्यान देनी है कि हम ऐसा क्या काम करें कि ना लिफाफे की ज़रूरत पड़े, ना मिठाई के डब्बे की ज़रूरत पड़े, और बड़ा सुकून की नींद आए हमें। स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस पे हम किस तरीके से बेस्ट फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, ये अगर हमको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपको स्केल होने से, स्केलेबल कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपके मन में डर चला जाएगा तो बेझिझक और किसी भी डर के बिना आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और उसे बड़ा बना सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुछ कोर चीज़ें होती हैं जो हर किसी को फॉलो करनी पड़ती हैं, वो कोई भी स्टेट में हो, किसी भी तरह का बिज़नेस हो या किसी भी साइज़ का बिज़नेस हो। तो वो क्या क्या कोर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए सर। जी बहुत बढ़िया। आई थिंक अगर मैं बोलूं तो काफ़ी कंपनियां हैं इसमें जो कि सपोर्ट कर रही हैं और जहां पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे अपराजिता हो गया, सिम्प्लांस हो गया। ये किसी तरीके का ये मतलब व्हाट आई कैन से दैट कि प्रमोशन नहीं हम यहाँ कर रहे हैं किसी कंपनी का, लेकिन काफ़ी कंपनियां हैं जो कि इस तरीके के सुविधाओं को देती हैं, सर्विसेज को देती हैं। आप इसमें जो बेसिक है, जिसको हम कहते हैं ना आधारभूत है, आधारभूत क्या है? प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, लेबर वेलफेयर फंड है, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, सारी चीजें एक शॉप एक्ट लाइसेंस के थ्रू जितनी भी चीजें आती हैं, हमें यह देखना है कि हमारे लोकेशन में क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एप्लीकेबल दिखाई गई हैं, और हम उनके ऊपर एक डिस्कस करें, चर्चा करें और उसको हमको फॉलो करें, जिससे क्या होगा कि स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस हमारे काफ़ी कंट्रोल रहेंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी इग्नोरेंस की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है, इन्हें इग्नोर ना करके बल्कि इनको मस्ट कंसिडर्ड एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, एचआर के लिए रखना है। और जब हमने इसको मस्ट टू हैव कर दिया तो गुड टू हैव की जगह हम मस्ट टू हैव वाले फ्रेमवर्क में चले गए, और ये फिर हमको कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है कि भाई आपने पीएफ नहीं भरा, या आपने ईएसआई नहीं भरा, या आपने
सारे जो स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस इनको फॉलो नहीं किया। ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए क्या ज़रूरत है कि आपका एक फ्रेमवर्क रहे और आप उसको फॉलो करें। तो ये हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि हम इसको कैसे एक फ्रेमवर्क में ला सकते हैं। जी। तो डॉक्टर विवेक सर, जब हम बात करते हैं इन कोर लेबर लॉस की, तो किन किन बिजनेस पे ये अप्लाई होता है? क्या ये उनके बिजनेस के साइज़ या फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या फिर कुछ टर्नओवर रिलेटेड है? ऐसा कुछ है? क्या आप इस पे रोशनी डालेंगे सर, प्लीज़? जी बिल्कुल। अब कई बार तो नेचर ऑफ बिजनेस एक वैल्यू करता है, लोकेशन वैल्यू करता है, और एक कुछ हमारे फंडामेंटल लॉज हैं, वो हमको देख, जैसे कहते हैं ना मिनिमम तो 20+20 दैट इज देयर, वो तो एक बहुत कॉमन है। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी वैल्यू करते हैं। जैसे आप टेक्सटाइल में हैं तो वहाँ पे पीएफ एप्लीकेबिलिटी डेफिनेटली देयर इज थोड़ा बहुत वेरिएंस रहता है वहाँ पे भी। और आपके जैसे आप मान लीजिए कि आप कंस्ट्रक्शन में हैं, रियल एस्टेट में हैं, वहाँ पे तो हमको क्या करना है कि पहले हमको ये देखना है कि किस किस जगह पे क्या क्या एप्लीकेबिलिटी हमारे लिए, जिसको हम कहते हैं मानदेय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। पीएफ में क्या है, ईएसआई में क्या है, लेबर वेलफेयर फंड्स में क्या हैं, और जिस लोकेशन में हम हैं वहाँ किस तरीके के लॉज, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ लैंड, वो लॉज ऑफ लैंड कैसे एप्लीकेबल है, और उस लॉज ऑफ लैंड की एप्लीकेबिलिटी को कंसीडर करते हुए फिर हम ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें एक मानक के रूप में हमें मिली हुई हैं। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि अब हमको उसको कब हमको उसका रिटर्न पे करना है। कई बार 10 होता है, कई बार 15 होता है, 20 होता है। ये हमको एक स्टैट्यूटरी का कैलेंडर जो रहता है वो एक फॉलो करना होता है, और यही हमको देखना है कि हर महीने महीने वो प्रॉपरली समय पे जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहा है तो हम फाइन को ज़्यादा बढ़ने ना दें, तुरंत का तुरंत। मतलब ठीक है, हो सकता है भाई अप एंड डाउन होते रहते हैं बिजनेस में, कभी ऊपर कभी उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी कुछ आ जाता है, अनसर्टेनिटी, वूका वर्ल्ड कहते हैं इसको, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस। ये जो वूका वर्ल्ड है ये किसी भी बिजनेस ओनर को हर समय अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार करके रखता है। अब उसके लिए हमको क्या करना है कि अगर एक महीने हमसे छूट गया, पीएफ का रिटर्न भरना छूट गया, ईएसआई का सबमिशन छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। यह है कि उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि कैसे हमको लॉज ऑफ लैंड या हमारे जो लेजिस्लेशंस हैं या हमारे जो स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस हैं उनको हमको कैसे फॉलो करना है। और एक इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टैट्यूटरी ऑडिट ज़रूर करवाइए, ज़रूर कराइए। थोड़ा सा पैसा लगता है उसमें, ऑडिटर आता है, इनफैक्ट ऑडिटर आपको बहुत कुछ बताता भी है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप क्लैरिटी में रहते हैं कि हम सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। अब आजकल तो कुछ गवर्नमेंट की एक नई मतलब प्रोटोकॉल बन गया है, या आप कहिए कि उनकी एक क्राइटेरिया बन गई है कि अगर आप गवर्नमेंट से किसी तरीके का टेंडर लेना चाहते हैं या अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हैं तो लोग ये देखते हैं कि आप कितने कॉम्प्लायंस रेडी हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों के समय में, हमारे समय में हम ये देखें कि कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लायंस को 100% फॉलो करती है। जी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मतलब बहुत ज़रूरी है ये प्रश्न जो आपने बोला। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का कि अगर आप कॉम्प्लायंस सही तरीके से फॉलो करेंगे, जैसा कि आपने बोला, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो या ना भी हो, हाँ, किसी भी तरीके की ऑडिट या इंस्पेक्शन से आप डरेंगे नहीं, और हर समय लिफाफा और डिब्बा का इंतज़ाम करके आप नहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो सही बात है आपकी। अब आपसे एज यूजुअल मैं पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी क्लाइंट स्टोरी आप शेयर करें जिससे लोगों को पता चले कि क्या हालात थे और कैसा बदलाव आया और अब क्या चल रहा है। जी, इस बार मैं आपको एक चंडीगढ़ का वाकया सुनाता हूँ। मतलब चंडीगढ़ का एक डेंटल इस्टेब्लिशमेंट था, और वहाँ पे
लोग ये सोचते थे कि भाई अब हम कंफ्यूज हैं, लॉज ऑफ पंजाब, लॉज ऑफ हरियाणा या चंडीगढ़। अब ये जो क्वेश्चन था, इसकी वजह से जो मानिंद ओनर थे, बिजनेस ओनर थे, वो बड़े कंफ्यूज रहते थे कि हमको पंजाब के लॉज को मेंटेन करना है, हमको हरियाणा के लॉज को मेंटेन करना है, कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है उसको मेंटेन करना है। कुछ होते थे, कुछ नहीं होते थे, बाकी उनको लगता था कि जब होगा देखा जाएगा। यहाँ पे हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया, और जब हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया तो हमने उनके 2 साल के रिकॉर्ड को देखा। फिर हमने एक रिकमेंडेशंस बनाई। हमने कहा पहले जो है हम शॉर्ट टर्म में जो आपकी बेसिक्स है इसको सेट कर देंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे सेकंड लेवल में। फिर हम जाएंगे कि जो आपको करना चाहिए और वो अभी आप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक फ्रेमवर्क बनाया 3 से 4 महीने का। और वो जब 3 से 4 महीने का हुआ, फिर हमने एक डायग्नोस्टिक अप्रोच, जैसे आप कहते हैं कि एक डायग्नोस्टिक अप्रोच था, ये बिल्कुल डायग्नोस्टिक अप्रोच था। और डायग्नोस्टिक अप्रोच हुआ, उनके रिजल्ट्स बने, उनके मैट्रिक्स बने, फिर हमने वापस से ऑडिट किया 6 महीने बाद, और सब कुछ बढ़िया। अब उसे आपको एक चीज़ बता चिराग जी, क्या हुआ कि एक फाइन जो था बहुत हद तक उन्होंने बचा लिया। दूसरा क्या था कि उनको एक ऑर्डर मिलने वाला था गवर्नमेंट से। आपने देखा होगा जैसे कुछ PHIs होते हैं ना, जैसे आपके पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो रहते हैं, वो ऑर्डर देते हैं। अब उसी समय उन्होंने इनसे मांग कर ली कि भाई हम आपका कॉम्प्लायंसेस भी देखेंगे, आप लोगों को प्रॉपरली सैलरी दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए अब हेल्थ एक ऐसा इशू है जहां पे इट्स कंप्लीटली नॉन कॉम्प्रोमाइज, और पेंडेमिक के बाद तो एकदम ही नॉन कॉम्प्रोमाइज लेवल पे आ गया ये। तो अब हमारे ये जो डेंटल एंटिटी वाले थे, इन्होंने सिंस दे फॉलो ऑल द थिंग्स, इनके लिए काम बड़ा आसान हो गया। फिर उन्होंने कहा भाई अब आपके आके, कहते ना आपने जैसे कहा कि कभी भी रात में भी आकर के हमारा रिकॉर्ड देख लो, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोला कि भाई अब हमारे रिकॉर्ड एकदम क्लीन है, आप जब चाहे तब देख लीजिए। तो बड़ी खुशी मिली, उनको भी खुशी मिली, उनके लोगों को भी खुशी मिली, हमको सबसे अच्छी खुशी मिली कि चलो हमने एक और MSME बिजनेस ओनर को मेन स्ट्रीम में कनेक्ट कर दिया। जी बढ़िया सर, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की इस केस स्टडी के माध्यम से। मैं बोल सकता हूँ कि सक्सेस स्टोरी विच इज़ ऑफ शिक्षक जी इस क्लाइंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ब्रिलियंट जी। अब कॉम्प्लायंस की टेंशन दूर बढ़ानी हो, और जो हमारे पॉडकास्ट लिसनर्स जो ये सुन रहे हैं उनके लिए कुछ एक्शन आइटम सर। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें हम एक बात ये कहेंगे कि 3 स्टेप फ्रेमवर्क, लेट्स टॉक अबाउट 3 स्टेप फ्रेमवर्क। 3 कदम में कदम कदम बढ़ाए जा, वो है ना, खुशी के गीत गाए जा। तो भाई अब इससे बड़ा खुशी के गीत क्या होंगे कि हम सारे कॉम्प्लायंसेस को मेंटेन कर रहे हैं, हम सारे स्टैट्यूटरीज को मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे इसको किया जा सकता है? एक साधारण तय तरीके से एक चेकलिस्ट बनती है, कॉम्प्लायंस चेकलिस्ट। हमको क्या करना है, एक ही बार वो चेकलिस्ट बना लेनी है, वन टाइम एक्सरसाइज में। दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है कि कहीं कोई गैप एरिया तो नहीं है, और उसको हमको लगातार इनपुट करते जाना है। दैट्स ऑन द सेकेंड साइड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक हमको देखना है कि जो हमारे शॉप एक्ट लाइसेंस में है, एज पर आवर लॉज ऑफ द लैंड, हमको ये देखना है कि हमने उसमें कितनी चीज़ों को फॉलो किया। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर वेलफेयर फंड है, तो लेबर वेलफेयर फंड में 1 रुपये हमको देना है कि 101 रुपये देना है, ये हमारा एक क्लैरिटी है। मैं जानबूझ करके लोगों को फैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूँ इस समय, कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्टेट के लॉज को समझिए। और एक बार एज अ बिजनेस ओनर अगर आपने लॉज को समझ लिया तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। मतलब आपको ये नहीं लगता है कि मैं किसी HR से बात करूं, मैं किसी कॉम्प्लायंस एक्सपर्ट से बात करूं, कोई PF वाले से बात, अरे आप बिजनेस ओनर हैं सर। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पे LWF क्या है, लेबर वेलफेयर फंड क्या है, कितना पे करना है, ESI के नॉर्म्स क्या हैं, कितना पे करना है, तो जब आपको क्लैरिटी आ गई तो फिर आप डिपेंडेंसी में नहीं है। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जो हमने कही है, जो चंडीगढ़ वाला जो केस हमने शेयर किया, ऑडिट बहुत ज़रूरी है। कहते ना कि मतलब आप कितने भी स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी अगर आप 6 महीने बाद एक बार जाकर के अपना हेल्थ चेकअप करवा ही लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको बेस्ट प्रैक्टिस समझ में आई जाती है। भाई उससे नुकसान तो है नहीं कुछ।
हाँ, ये समझ में आ गया कि भाई अभी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की हम दवा करेंगे, उसको घटाने के लिए बात करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, मतलब मॉर्निंग वॉक करना शुरू हो गया, खाने पे कंट्रोल करना शुरू हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपकी ऑडिट से बाहर निकल के आ जाती हैं। और वैसे ही हम सजेस्ट करेंगे कि भाई ऑडिट जो है वो आप करवाना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट कराइए, और ये 6 महीने में एक बार कराइए, साल भर में 2 बार कराना है, खाली 2 बार हो गया, आप एकदम फ्री हो गए। तो ये आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क जो है आपको ये फॉलो करना है। एक चेकलिस्ट है, अगर आप चाहें तो सेवक जी के माध्यम से चेकलिस्ट को भी दिया जा सकता है। दूसरा है आपका शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह का जो भी नॉर्म्स है वो देखना है, डेटा पॉइंट्स आपको एंटर करना है, और तीसरा एक आपका ऑडिट हो जाना चाहिए। ये 3 चीज़ें जब आपने कर ली, खुशी का गीत गाए जाओ। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि कॉम्प्लायंस सिर्फ लिफाफा और मिठाई के डिब्बे से सॉल्व नहीं होता। अगर आपको इसमें ठोस कदम उठाने हैं तो उसके माध्यम से आप अपनी कॉम्प्लायंस को सही तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लायंस की चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर नीचे दिए गए नंबर या फिर स्कैन कोड को स्कैन करें। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे और लेके आएंगे HR टेक पार्ट 1 फिर डॉक्टर विवेक सर के साथ, और आपके बिजनेस को अपग्रेड करेंगे HR टेक से। जुड़े रहिए अगले एपिसोड तक। थैंक यू।